हेलो फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आशा करते हैं सभी परीक्षार्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत उपयोगी साबित होंगे और जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है उनके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे प्रथम प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। इसके लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है एम्पियर, बी वोल्ट, सी वाट एंड डी ओम। तो इसका सही जवाब होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है न्यूटन, बी जूल, सी किलोवाट घंटा और डी कूलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। अगला प्रश्न है कि बल एक कैसी राशि है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में सभी भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सदिश और दूसरा अदिश। वे सभी राशि जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद होता है वे सभी सदिश राशि कहलाते हैं, और वे सभी भौतिक राशि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है और उनकी कोई दिशा नहीं होती है तो उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा प्रश्न है कि बल एक कैसी भौतिक राशि है। तो बल के बारे में अगर देखा जाए तो उसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु है, वे सभी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है। और सभी परमाणु भी मुख्यतः 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इसमें इस सवाल में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है कि परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे कम होगा। तो इस सवाल का जवाब यहाँ दिए गए ऑप्शन के आधार पर देना है। जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। इस ऑप्शन को देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि इस चारों में से ध्वनि का चाल यानी ध्वनि की गति सबसे कम किस में होगा। तो ऑप्शन ए है इस्पात। तो ऐसा इस्पात में क्या है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी हवा। तो इस प्रकार इस ऑप्शन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि हवा। हवा में ध्वनि की चाल इन चारों में सबसे कम होगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए 4। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करें ऑप्शन ए के बारे में, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि नहीं। और ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और ऑप्शन सी तो ऐसे ही कैंसिल है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं,
अर्थात ना तो ऑप्शन ए सही है, ना ही बी सही है और ना सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितने भी हमारे पास आसपास की वस्तुएं हैं वो प्रकाश के लिए कितना ऑप्टिकली डेंसर है या कितना ऑप्टिकली रेयरर है, यानी कितना सघन है या कितना विरल है, उसको मापने के लिए एक राशि का इस्तेमाल किया जाता है जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक के आधार पर यह पता चलता है कि कौन राशि प्रकाश के लिए कितना सघन है और कितना माध्यम कितना सघन है और कितना विरल है। तो इस आधार पर देखा जाए तो जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह माध्यम प्रकाश के लिए उतना ही अधिक सघन होता है, और जितना अपवर्तनांक कम होता है उतना ही वह प्रकाश के लिए विरल होता है। जैसे कि हवा का अपवर्तनांक 1 माना जाता है, निर्वात का भी अपवर्तनांक 1 माना जाता है। तो इसलिए हवा और निर्वात जो है प्रकाश के लिए कंपेरिजन तौर पर देखा जाए तो सबसे विरल माध्यम है। और जैसे हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, उच्च होता है, इसलिए हीरा जो है प्रकाश के लिए सघन माध्यम है। तो इसमें देना, इस प्रश्न में क्या है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 1.2, ऑप्शन बी 1 जो कि हवा या निर्वात का अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन सी 1.5 और ऑप्शन डी 1.8 कांच का अपवर्तनांक होता है। तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1.5, यानी कि जल का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? यहाँ पे एक वर्ड मिसप्रिंट हुआ है, इसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में मैक्सवेल, बी में ऑस्टेट, सी में न्यूटन और डी में आइंस्टीन। तो इस हिसाब से इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्टेट ने सर्वप्रथम धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। अगला प्रश्न है, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? हिमांक बिंदु क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो हिमांक वह ताप जिस पर जल जो है ना द्रव से जमकर सॉलिड अवस्था में, यानी कि पानी जो है जमकर बर्फ बदल जाता है, तो उस तापमान को उसका हिमांक बिंदु कहते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए में है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला ऑप्शन है 273 केल्विन। 273 केल्विन को हम अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगला ऑप्शन है सी में 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जल का हिमांक बिंदु 273 केल्विन या 0 डिग्री दोनों होता है। अगला प्रश्न है, हीरे के अत्यंत चमकदार होने का क्या कारण है? अभी इसके बारे में पिछले सवाल में हम लोग डिस्कशन किए थे कि हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, और इसका अपवर्तनांक उच्च होने के कारण इसका एक खास गुण होता है कि इसके अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण यह अत्यंत चमकीला होता है। तो इस प्रकार इसका 4 ऑप्शन में देखा जाए तो ए में है प्रकाश का परावर्तन, बी में विवर्तन, सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात हीरे का सबसे अधिक चमकदार होने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ क्या बताता है? वेग समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में विस्थापन, बी में त्वरण, सी में चाल और डी में दूरी।
तो वेग समय ग्राफ से अगर हम देखें तो इससे हमें विस्थापन प्राप्त होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि एक वस्तु u वेग से धरती से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसे उसी बिंदु पर वापस लौट कर आएगा। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए कि किस समय आएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको वापस लौट कर आने में धरती पर। पहले इस प्रश्न को समझते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वस्तु u वेग से धरती से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी अगर मान लें कि ये धरती है तो वस्तु के ऊपर की ओर सीधा फेंका जा रहा है u वेग से, यानी वस्तु का शुरुआती वेग u है। तो कहा जाता है कि जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर उस वस्तु को वापस लौट कर नीचे की ओर आने में कितना समय लगेगा, मतलब जहाँ से यहाँ से फेंका गया फिर यहीं पे आ जाना चाहिए, इसी रेफरेंस पे, तो कितना समय लगेगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में u, बी में 3uy(g), सी में uy(g) एंड डी में 2uy(g). तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2uy(g). इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि गति का समीकरण होता है एक, v = u माइनस gt। तो v यानी कि जिसको v को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम वेग, u को शुरुआती वेग, और g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, और t है समय है। तो हमें समय निकालना है, तो इसमें समय = क्या हो जाएगा, v तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वस्तु अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, यानी यहाँ से जब फेंकेंगे, जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाके वस्तु रुकेगा कुछ देर के लिए, और रुकने के बाद फिर वो नीचे की ओर गिरना शुरू होगा। तो इसलिए यहाँ से शुरुआती वेग इसका कुछ u है, और ऊपर जाने के बाद इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे v = 0, u को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा t = u/g। तो ये समय कब है, वस्तु को नीचे से ऊपर जाने का। और इसी सेम समीकरण को, सेम इक्वेशन को हम फिर ऊपर से नीचे आने के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर इतना ही समय लगेगा u/g, और जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2u/g निकल के आएगा। तो इसलिए इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है डी, 2u/g। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग को किसके ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। ये कुछ प्रश्न अलग हट के है, इस तरह के सवाल एक आध पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस सवाल का जवाब देखते हैं क्या होगा। कहता है ध्वनि तरंग को किसके ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। पहले ये समझते हैं कि ध्वनि तरंग होता कैसा, उसको जब ग्राफ पे दर्शाते हैं तो दिखता कैसा। देखिए, मान लेते हैं XY ग्राफ है तो ध्वनि तरंग ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसमें इसका ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम है, तो इस तरह का दिखता है। तो इस तरह दिखाने के लिए, इस तरह के ग्राफ में दिखाने के लिए किस ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दिया गया है दूरी समय ग्राफ, बी में है विस्थापन समय, सी में है वेग समय, और डी में है विस्थापन दूरी। तो इस तरह के ग्राफ के द्वारा ध्वनि तरंग को दिखाने के लिए विस्थापन दूरी ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आगे की वीडियोज़ देखें, उसमें आपको पता चलेगा। अगला सवाल है कि जल का pH क्या होता है। जल का pH वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि pH वैल्यू क्या होता है। pH मान क्या होता है। pH मान को लिखा था पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी सॉल्यूशन में, यानी किसी लिक्विड में हाइड्रोजन का पावर कितना है, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन की उपस्थिति होगा तो उसका pH मान कम होगा, और कम हाइड्रोजन की उपस्थिति होगा तो उसका pH मान अधिक होगा। तो इस तरह से देखना कि जल का pH मान क्या होता है, और pH मान के आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई लिक्विड या कोई सॉल्यूशन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। अगर किसी लिक्विड का मान <7 है तो वह लिक्विड जो होता है, वह सॉल्यूशन जो होता है वो क्षारीय होता है, और अगर <7 है तो वह क्षारीय होता है। सॉरी, अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक क्षारीय होता है, और अगर 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन ए है 1।
और ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जल जो है एक उदासीन सॉल्यूशन है, उदासीन लिक्विड है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 7 होता है जल का pH मान। अगला 15वां प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन ताप के बराबर होता, कितने केल्विन के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम डिग्री पैमाने पर देखें तो 0 होता है, और केल्विन पैमाने पर देखें तो 273 केल्विन होता है। था 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध और प्रतिरोधक में क्या अंतर है। प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधक क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोनों टर्म्स को, कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधक क्या है। प्रतिरोध की बात करें, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो कहा जाता है इसके बारे में कि यह किसी वस्तु, किसी पदार्थ का गुण है, वह गुण है जो उसके अंदर से पास होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी विद्युत धारा के पास होने में अपने अंदर से रुकावट पैदा करता है, तो उसको प्रतिरोध कहते हैं उस गुण को। और प्रतिरोधक क्या है। प्रतिरोधक एक वस्तु है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जिसके अंदर प्रतिरोध होता है या प्रतिरोध प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करता है। तो इसके आधार पर देखें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में प्रतिरोध पदार्थ का गुण है जबकि प्रतिरोधक विद्युतीय उपकरण है। बी है प्रतिरोध विद्युतीय उपकरण है जबकि प्रतिरोधक पदार्थ का गुण है। और सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस आधार पर अभी हमने डिस्कस किया कि प्रतिरोध जो है पदार्थ का गुण है जबकि प्रतिरोधक एक उपकरण है। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिरोध पदार्थ का गुण है जबकि प्रतिरोधक विद्युतीय उपकरण है। अगला सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संवेग संरक्षण, न्यूटन का प्रथम गति नियम, ओम का नियम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को 10 भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो कहा जाता है कि चंद्रमा पर जब हम जाते हैं तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है पृथ्वी की अपेक्षा। तो कितना घट जाता है। तो कहा जाता है चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण का मान 6 गुना कम है, यानी कि जितना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसका 6वां भाग है चंद्रमा पर। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1/6g, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 होता है। तो इस तरह से आशा करते हैं ये प्रश्न आपको आगे आने वाले ग्रुप डी परीक्षा के लिए काम आएंगे। धन्यवाद।